हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आप सभी ने देख लिया है, आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के टाइमलाइन की। बिल्कुल दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, उसमें हमने हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन किया था कि इतिहास है क्या, ताकि अगर आपसे कोई चलते फिरते पूछ ले कि भाई साहब हिस्ट्री तो पढ़ रहे हो लेकिन हिस्ट्री का मतलब पता है क्या, तो आप उसको आंखों में आंखें डाल के उसको जवाब दे सको, ना कि चेहरा छुपा के निकल जाओ, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है वो लेक्चर तो देख लेना दोस्तों, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देखिए, वैसे तो आज हम शुरू करने वाले थे प्राग ऐतिहासिक काल। हमारी पहली क्लास होने वाली थी, लेकिन हमारी ही किसी विद्यार्थी जिसका नाम है अनु, उन्होंने टेलीग्राम पे मैसेज करके कहा कि सर, पहली जो क्लास है वो थोड़ी टाइमलाइन पर होनी चाहिए, कि थोड़ा सा आउटलाइन हमें पता लग जाए कि हमें किन किन टॉपिकों से होकर गुजरना है, प्राचीन भारतीय इतिहास में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। हालांकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है दोस्तों, उनकी मैं थोड़ी टाइमलाइन लेकर आया हूं, ताकि आपके मस्तिष्क में भी एक रूपरेखा बन जाए। ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल। तो कहने का मतलब यही है कि जिस नेट रूपी समुद्र में आप गोता खाना चाहते हो दोस्तों, उस समुद्र की गहराई को नापने का समय आ चुका है। जिस ऊंचाई को छूना चाहते हो, उस ऊंचाई को नापने का समय दोस्तों आ चुका है। चलिए, तो हम शुरू करेंगे टाइम लाइन की, है ना। इसमें हम महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है, इत्मीनान से पढ़ना, आनंद लेकर पढ़ना, और दोस्तों बहुत मजा आने वाला है। क्या बहुत मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों, तो देखिए, जब भी आप कभी किसी किताब को पढ़ते हो, किसी पुस्तक को पढ़ते हो, तो दोस्तों क्या आप सीधे ही उसकी विषय वस्तु पर टूट पड़ते हो, या आपके मस्तिष्क में कुछ विचार जो हैं वह चलने शुरू हो जाते हैं कि इतना बड़ा परिवर्तन कैसे, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ कि एक अर्धनग्न पुरुष, एक अधनंगा पुरुष दोस्तों ऐसे जेंटलमैन की तरह रहने लग गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हुआ कि आदि मानव जो है वह एक सभ्य मानव में परिवर्तित हो गया। तो दोस्तों, जर्नी फ्रॉम प्रिमिटिव मैन टू ए सिविलाइज्ड मैन। ठीक है दोस्तों, तो कभी आपके मस्तिष्क में ये प्रश्न चलते हैं क्या? देखिए दोस्तों, अगर चलते हैं फिर तो आप बहुत सही जा रहे हैं, और अगर नहीं चलते हैं दोस्तों तो मैं चलवाऊंगा, और दोस्तों इनका हल भी हम करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं, आज हम यही जर्नी जानेंगे। हम जानेंगे कैसे कैसे परिवर्तन हुआ। ठीक है, और इस वीडियो के आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये एक टाइमलाइन है। ठीक है, मोटी मोटी बातें आपको समझाने वाला हूं, और एकदम बेहद सरल भाषा में समझाने वाला हूं। ज्यादा बर्डन जो मैं आपके ऊपर नहीं थोपूंगा, सामान्य सी बातें हम करेंगे दोस्तों, और इजीली आपको याद भी हो जाएगी। ठीक है, और जो पीडीएफ है वह टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख लेना। चलिए दोस्तों, तो हम जो है इस क्रमिक परिवर्तन को जानेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जो मानव कभी सीधा खड़ा होकर चल नहीं पाता था दोस्तों, और वह आज जो है एकदम सभ्य तरीके से रहना शुरू कर दिया है। दोस्तों, भारत की जो भूमि है दोस्तों, वह इतिहास की जननी कही जाती है मार्क ट्वेन के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही नहीं, मार्क ट्वेन जो कि एक अमेरिकी राइटर था, उसने हिंदुस्तान के बारे में लिख दिया कि हिंदुस्तान की भूमि जो है वह इतिहास की जननी है, और विभूतियों की जो है दादी है, और दोस्तों परंपराओं की परदादी है। जो भारत की भूमि के बारे में ये बात किसने लिखी? ये मार्क ट्वेन ने लिखी। बिल्कुल, मदर ऑफ हिस्ट्री, ग्रैंड मदर ऑफ लीजेंड्स एंड द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ ट्रेडिशंस। ये बात मार्क ट्वेन ने हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में, या हम कह सकते हैं हिंदुस्तान के बारे में कही थी दोस्तों, और बहुत सही कही थी। हिंदुस्तान ने, हम कह सकते हैं कि इस देश की भूमि ने सभ्यताओं को बनते हुए देखा है दोस्तों, तो सभ्यताओं का नाश होते हुए भी देखा है। इस देश की भूमि ने जहां भारी नरसंहार देखा है दोस्तों, तो वहीं बुद्ध और महावीर स्वामी के द्वारा अहिंसा का मार्ग अपनाया गया। ये जो मार्ग है वह भी इस देश की भूमि ने देखा है। तो दोस्तों, यहाँ के इतिहास जो है दोस्तों, तरह तरह की जो है परिस्थितियों से होकर गुजरा है, और दोस्तों किसी और का नहीं, ये हमारा ही इतिहास है, ये हमारा ही मानव जाति का इतिहास है। और साथियों, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में, कि हमारा इतिहास इतना बोरिंग नहीं हो सकता। ये तो आपने अपने पढ़ने का तरीका ही कुछ ऐसा बना लिया है जो आपको ये सब्जेक्ट बोरिंग लगता है, लेकिन दोस्तों नहीं, हमारा इतिहास बोरिंग नहीं हो सकता है। चलिए दोस्तों, आ जाइए, शुरू करते हैं आदि मानव से सभ्य मानव तक का सफर। बिल्कुल, चलिए तो देखेंगे, शुरुआत करते हैं। ये देखिए,
आपके सामने ये है प्राचीन भारतीय इतिहास की रूपरेखा, ठीक है। और दोस्तों हम जो क्लासेस ले रहे हैं वो हम किसे टारगेट कर रहे हैं, नेट एग्जाम को, नेट जेआरएफ एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं साथियों। जितने भी नेट के विद्यार्थी हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, न सिर्फ विषय को रटना चाहते हैं बल्कि समझना भी चाहते हैं साथियों, जुड़ जाइए हमारे साथ क्योंकि बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। चलिए, तो जैसा कि यहां पर लिखा है एक सामान्य वर्गीकरण, देखिए दोस्तों, एक इतिहास, जैसा कि आपको पता है इतिहास को समझने के लिए 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। दोस्तों अलग अलग भागों में क्यों बांटते हैं, ताकि हम आसानी से एक एक काल को समझ सकें। ये जो है दोस्तों, इसके अंदर हम देखते हैं, एक तो है प्रागैतिहासिक काल, एक तो क्या है प्रागैतिहासिक काल, एक है दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल, और एक है दोस्तों ऐतिहासिक काल, ठीक है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक चीज को जानेंगे दोस्तों। चलिए, तो देखिए प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम प्री हिस्टोरिकल फेज, प्री हिस्टोरिक पीरियड, या फिर हम इसको प्री हिस्ट्री भी कह देते हैं, ठीक है। इसके अलावा आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे हम प्रोटो, ये प्रोटो है, ठीक है दोस्तों, प्रोटो, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार, है ना, ये प्रोटो है, देखो ऐसे, जिसे हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, या फिर दोस्तों प्रोटो हिस्टोरिकल फेज भी कह देते हैं, प्रोटो हिस्ट्री भी कह देते हैं। और तीसरा जो है यह है हिस्टोरिकल पीरियड, ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इन 3 प्रकार से जो है दोस्तों हमने बांट दिया है हमारे इतिहास को, ठीक है। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल जो है, इसमें मैंने लिखा है यहां पर पाषाण काल, ठीक है। यानी कि यह जो काल है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल जो है, इसकी क्या परिभाषा होगी, इसकी क्या डेफिनेशन होगी, तो साथियों इसकी डेफिनेशन यही होगी कि प्रागैतिहासिक काल मानव सभ्यता और मानव संस्कृति का वह काल है जहां पर हमें किसी भी प्रकार की कोई लिखित साक्ष्य, जहां पर हमें दोस्तों कोई रिटन एविडेंस जो लिखित साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य हमें इस फेज में नहीं मिलते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर पाषाणों से निर्मित कुछ औजार मिलते हैं, पाषाणों से निर्मित उपकरण मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे ये जो प्रागैतिहासिक काल है, इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, ठीक है। वो भी क्यों बांटा गया है, वो भी दोस्तों जो हमें प्राप्त पाषाण उपकरण हुए हैं, उन उपकरणों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। हम मध्य पाषाण काल की बात करेंगे तो वहां हमें माइक्रोलिथ्स मिलते हैं, लघु पाषाण उपकरण मिलते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम नव पाषाण काल की बात करेंगे तो सुंदर और हम कह सकते हैं चमकीले और दोस्तों धारदार औजार हमें मिलते हैं, ठीक है। और वहीं हम जो है पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो वहां कुछ हमें बेढंगे और कुछ आकार में बड़े जो है दोस्तों हमें औजार मिलते हैं। तो इसे भी जो है हमने अलग अलग भागों में परिवर्तित किया है। लेकिन अगर सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो प्रागैतिहासिक काल मानव सभ्यता और मानव जीवन का वह काल है साथियों, जिसमें हमें किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ठीक है। और हमें जो है भौतिक साक्ष्य मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, वो भी पाषाण उपकरण, ठीक है, पाषाण से निर्मित। इस काल को जो है हम स्टोन एज कहते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से 25 लाख ईसा पूर्व से साथियों 3000 ईसा पूर्व तक है, ठीक है दोस्तों। अब ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिल सकता है। देखिए दोस्तों बहुत सारी किताबों में तो ऐसा बताया जाता है कि भाई पता ही नहीं कब से शुरू हो रहा है, पता ही नहीं कब से शुरू हो रहा है, अज्ञात से लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है कि अज्ञात से लेके फिर जो है कहां तक है, 3000 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। मतलब पता ही नहीं, कहीं कहीं अगर आप एनसीईआरटी की पुस्तकें उठाओगे तो वहां पर आपको जो है 20 लाख साल पहले से मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों अलग अलग किताबों में अलग अलग है, लेकिन ज्यादातर जो है दोस्तों हम सामान्य मान सकते हैं कि 25 लाख से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक का जो काल है यह हम प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं। और इसके अंदर भी जो फिर अलग अलग हमने काल में विभाजन किया है उनका भी जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग है, ठीक है। लेकिन मोटा मोटा समझिए प्रागैतिहासिक काल का टाइम पीरियड 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक का हम मान के चलते हैं, ठीक है। उसके बाद साथियों, उसके बाद दोस्तों एक बार इसे मिटा दूं मैं, चलिए। उसके बाद साथियों नंबर आता है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड का, ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का नंबर आता है। अब इस आद्य ऐतिहासिक काल में हमने विशेष रूप से हड़प्पा सभ्यता को रखा हुआ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को रखा हुआ है, और साथियों वैदिक संस्कृति को भी जो है हम इस काल में पढ़ते हैं। ये काल क्या है, इस काल के अंदर दोस्तों हमें जो लिखित साक्ष्य हैं, इस काल में हमें लिखित साक्ष्य जो है दोस्तों मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। हमें यहाँ पर लिपि देखने को मिलती है, लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन दोस्तों उन्हें या तो पढ़ा नहीं गया, ठीक है, और या फिर दोस्तों इनकी जो प्रमाणिकता है वो संदिग्ध है। क्या कह रहा हूं मैं
लिखित साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता से हमें दोस्तों लिखित एविडेंस मिलते हैं, लेकिन यहाँ की जो लिपि है वह पढ़ी नहीं गई है। तो या तो पढ़े नहीं गए हैं या फिर जिनकी प्रमाणिकता संदिग्ध है, इस वजह से दोस्तों हम इसे रख देते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में, जिसे इंग्लिश में हम क्या कह देंगे दोस्तों, प्रोटो हिस्ट्री या फिर प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, अब ऐसा क्या हुआ कि नहीं पढ़े गए दोस्तों? तो देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भाव चित्रात्मक लिपि चलती है। भाव चित्रात्मक लिपि यानी कि दोस्तों अपने भावों के माध्यम से दोस्तों समझाने का प्रयास करना, भाव चित्रात्मक लिपि, जिसे हम पिक्टोग्राफी भी कह देते हैं, है ना। तो दोस्तों इस वजह से जो है अलग अलग तरह के हमें सिंबल्स देखने को मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो भाषा लिपि जो है हमें उसमें अलग अलग सिंबल्स देखने को मिलते हैं, और इस वजह से साथियों उसे अभी तक पढ़ा समझा नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ जो हमें मिला है लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया है। बाकी आर्कियोलॉजिकल जो हमें एविडेंस है वो तो हमें यहाँ से भी मिल रहे हैं और यहाँ से भी मिल रहे हैं। और उसके बाद जो काल है दोस्तों ये है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। और यहाँ जो है दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है ये काल, यानी कि हम कह सकते हैं एक प्रकार से महाजनपद काल से लेके महाजनपद काल से लेकर साथियों उसके बाद में जो प्राचीन भारत पूरा, उसके बाद में मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, उसके बाद तक का जो सारा इतिहास है दोस्तों, जो हमें लिखित रूप में मिला भी है, जिन्हें हमने पढ़ भी लिया है, जिनकी प्रमाणिकता भी सिद्ध हो चुकी है, वो सारा किस में आता है? वो आता है ऐतिहासिक काल के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो डिवीजन है ये आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और दोस्तों ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड। प्रागैतिहासिक काल से साथियों हमें जो है लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, हमें पाषाण उपकरण मिलते हैं, स्टोन एज हम इसे कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन उन्हें या तो पढ़ा नहीं गया है दोस्तों, और या उनकी प्रमाणिकता क्या है? संदिग्ध है। जैसे कि आपको पता है हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसे पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, उसके बाद में हिस्टोरिकल फेज, ऐतिहासिक जो पीरियड है दोस्तों, इसके अंदर जो है पूरा ही फिर अब हम आगे महाजनपद काल से लेके फिर मध्यकाल और आधुनिक काल जो है, जिसके लिखित साक्ष्य पढ़ भी लिए गए हैं और जिनकी प्रमाणिकता भी सिद्ध हो चुकी है, ये पूरा जो काल है ये ऐतिहासिक काल में आता है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि ये सामान्य रूप से आपको समझ में आ गया होगा। और बहुत बार आपने वन डे एग्जाम्स में देखा होगा, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता को इतिहास के किस काल में रखते हैं, हड़प्पा सभ्यता को इतिहास के किस काल में रखा गया है। तो साथियों इसको हमने आद्य ऐतिहासिक काल में प्रोटो हिस्टोरिकल फेज के अंदर हमने हड़प्पा सभ्यता को रखा हुआ है, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए दोस्तों, ये विभाजन किया गया है, आपको पता होगा जेम्स मिल ने भी जो है भारतीय इतिहास का विभाजन किया, थोड़ा वो भी देख लो, है ना, साथ हाथ लगे, ये भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो जेम्स मिल है ना, जेम्स मिल ने जो भारतीय इतिहास का विभाजन किया वो कैसे किया है? जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास का विभाजन किया है हिंदू काल, ठीक है, उसके बाद में मुस्लिम काल, और उसके बाद में दोस्तों आधुनिक काल। आधुनिक काल ये जेम्स मिल द्वारा जो है दोस्तों विभाजन किया गया था इतिहास का इन 3 कालों के अंदर। यानी कि प्राचीन भारत को जो है उन्होंने क्या कह दिया? हिंदू काल कह दिया। उसके बाद में मध्यकालीन भारत को क्या कह दिया? उन्होंने मुस्लिम काल कह दिया। उसके बाद में आधुनिक भारत जो हम कह सकते हैं, ब्रिटिशर्स जो हिंदुस्तान में आए थे, तो उसको क्या कह दिया दोस्तों? आधुनिक भारत कह दिया। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसी पुस्तक में जो इन्होंने विवरण दिया था, पुस्तक का नाम क्या है? इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो ये किताब इन्होंने लिखी थी, और इस किताब के अंदर हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया करके इन्होंने किताब लिखी थी। इस किताब के अंदर जेम्स मिल ने जो है दोस्तों इस प्रकार से जो है भारतीय इतिहास का जो क्या किया था? विभाजन किया था। ठीक है, लेकिन आपको जो है दोस्तों क्या करना है? आपको मुख्य रूप से इसको याद रखना है। ठीक है, आपको ये याद हो चुका है। चलिए, अब हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल को हम पढ़ेंगे, है ना। यानी कि प्रागैतिहासिक काल को पूरा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं कि प्रागैतिहासिक काल के बाद में फिर ये यानी कि पूरा हम एक टाइमलाइन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आ जाइए।
ये हमने देखा जेम्स मिल का। अब देखिए दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्ट्री। प्राग ऐतिहासिक काल को पहले तो 3 भागों में बांटा। दोस्तों ये जो टॉपिक है थोड़ा टफ पड़ता है, बहुत सारे विद्यार्थी जो है मैसेज करते हैं कि सर जी ये प्रागैतिहासिक काल तो समझ में नहीं आता। साथियों समझ में आएगा, थोड़ी समझने की कोशिश तो करो, ठीक है। किताब को खोलते उसके ऊपर टूट पड़ते हो, रटने लग जाते हो, तोते बन जाते हो, साथियों ऐसे मजा नहीं आने वाला है। और अगर शुरुआत कर ही दी है तो जल्दबाजी किस चीज की, जल्दबाजी के चक्कर में साथियों 4-5 साल फिर वैसे ही खराब हो जाएंगे। इससे बढ़िया साल भर बैठ के इत्मीनान से पढ़ लो, ताकि अगला साल जो है वो खुशियों भरा आए। क्या पता इसी साल में कोई खुशखबरी मिल जाए, है ना। क्या पता मिठाई खिलाने पहुंच जाओ आप मेरे पास, नहीं भी पहुंचे तो फर्क नहीं पड़ता, बस सफल हो जाओ। चलिए तो देखिए दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि इसको हमने 3 भागों में बांटा। इसका काल हमने देखा था लगभग मोटा मोटा 25 लाख से 25 लाख ईसा पूर्व से कहां तक का देखा दोस्तों, 3000 ईसा पूर्व तक का हमने ये टाइम पीरियड देखा। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल को भी हमने 3 भागों में बांटा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, ठीक है। उसके बाद में इस पूरा पाषाण काल के भी आगे 3 टुकड़े कर दिए। निम्न पूरा पाषाण काल जिसको हम बोलते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज, मध्य पूरा पाषाण काल जिसको हम बोलते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज, और उच्च पूरा पाषाण काल जिसको हम बोलते हैं अपर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। फिर प्रागैतिहासिक काल को भी हमने 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज, और नव पाषाण काल नियोलिथिक एज। फिर पूरा पाषाण काल को भी हमने 3 भागों में बांटा, निम्न पूरा पाषाण काल लोअर पैलियोलिथिक एज, उसके बाद में मध्य पूरा पाषाण काल मिडिल पैलियोलिथिक एज, उसके बाद में उच्च पूरा पाषाण काल अपर पैलियोलिथिक एज। और ये जो पूरा टाइम पीरियड है ये यहां से लेके दोस्तों पूरा नव पाषाण काल तक का पूरा जो टाइम पीरियड 3000 ईसा पूर्व तक का है। हालांकि आप देखेंगे तो नव पाषाण काल जो है दोस्तों अलग अलग जगह इसका अलग अलग टाइम पीरियड है, ठीक है। उत्तर पश्चिम भारत के आसपास हम देखेंगे तो दोस्तों ये 3000 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। और उसके अलावा हम दक्षिण भारत में देखें तो 1000 ईसा पूर्व तक भी जो है नव पाषाण काल के साक्ष्य मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन मोटा मोटा 3000 ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये परिवर्तन कैसे आया दोस्तों, ये परिवर्तन आया हमारे यहां से प्राप्त कुछ औजारों के आधार पर। जलवायु परिवर्तन हुआ, यहां से प्राप्त औजार जो है वो अलग अलग रूप बदलने लगे। पूरा पाषाण काल के अंदर दोस्तों बेढंगे औजार बनते थे पत्थर के, ठीक है। मध्य पाषाण काल के अंदर साथियों माइक्रोलिथ्स बनने लगे। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ यानी कि लघु, एकदम लघु छोटे छोटे, अभी दिखाऊंगा आपको, लघु पाषाण उपकरण बनने लगे। नव पाषाण काल के अंदर दोस्तों क्या हुआ, नव पाषाण काल के अंदर जो है दोस्तों उपकरण जो है एकदम धारदार पॉलिशदार एकदम शानदार उपकरण बनने लगे, ठीक है। यानी कि धीरे धीरे मनुष्य ने जो है एकदम सुव्यवस्थित तरीके से औजार बनाने की जो प्रक्रिया है वह सीख ली थी। इसके अलावा और भी परिवर्तन हुए। हम मध्य पाषाण काल के अंदर देखते हैं दोस्तों पशुपालन की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। नव पाषाण काल के अंदर आते आते दोस्तों कृषि का बहुत ज्यादा विकास हो जाता है, ठीक है। मेहरगढ़ जो है हम देखते हैं प्राचीनतम बस्ती है जहां से हमें कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। बागोर साथियों, बागोर राजस्थान के अंदर मध्य पाषाणकालीन स्थल जहां से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो परिवर्तन धीरे धीरे आता है, अग्नि का आविष्कार होता है, पहिए का आविष्कार होता है, मानव जो है धीरे धीरे क्रमिक विकास अपना करता है, बुद्धि का विकास करता है। लेकिन साथियों ये जो एज है, ये जो पूरा पाषाण काल जो है पूरा पूरा यानी कि यहां तक का ये जो पूरा है दोस्तों 99% जिंदगी आदमी ने अपनी यही निकाल दी। 99% जो जीवन है मनुष्य का दोस्तों ये पूरा पाषाण काल और ये 3 एज जो है दोस्तों पूरा 99% जीवन मनुष्य ने यहां पर स्पेंड किया। एक प्रकार से एक्सपेरिमेंटल फेज, तरह तरह के प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तो 99% जीवन इंसान ने यहां निकाला। अब आपको सर आपको क्या पता 99% जीवन निकाला, तो दोस्तों 6ठी कक्षा की एनसीईआरटी किताब है हमारे अतीत, उसमें जाके आप आसानी से पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है बकायदा, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए, और दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों के टाइम पीरियड में भी दिक्कत होता है कि ये उल्टा क्यों चल रहा है ना, ये 25 लाख से 3000 कैसे आ गया। तो साथियों किसी को अगर देखो, वैसे तो आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो सामान्य एमए वगैरह आपने कर रखी है तो आपको पता ही होगा। लेकिन दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं पता होता, ठीक है, जिनको नहीं पता, जिनको एडी का मतलब नहीं पता होता, बीसी का मतलब वो बता देते हैं बिफोर क्राइस्ट, एडी का वो आफ्टर करके रुक जाते हैं, जिसमें वो होता ही नहीं है ना। बहुत सारे विद्यार्थी मैं खुद जानता हूँ, पर्सनली भी ऐसे होते हैं जिनको इनका मतलब ही नहीं पता होता। तो साथियों देखिए हम क्लास लेके चल रहे हैं, सब कुछ जानेंगे, है ना। चलिए, तो थोड़ा ये टाइम उल्टा चल रहा है इसको भी जान लो, इस उल्टे टाइम को भी जान लो, ठीक है। देखिए दोस्तों ये कुछ क्या है,
औजार है, जैसे कि मैंने आपको बताया मध्य पाषाण काल के अंदर जो है छोटे छोटे उपकरण बनने लगे, ठीक है दोस्तों। और ये जो है आगे नव पाषाण काल के, और देखते हैं ये निम्न पुरा पाषाण काल के, देखो दोस्तों कैसे औजार हैं, बड़े बड़े हैं आकार में, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों नव पाषाण काल तक आते आते औजार जो है और ज्यादा अच्छे शेप में बनने लगे, धारदार बनने लगे। तो इस प्रकार के जो औजार बनते थे। आगे हम और डिटेल से बात करेंगे, अभी सामान्य टाइमलाइन देख रहे हैं, ठीक है ना। लास्ट में जैसे ही पूरा टॉपिक खत्म होगा एक बार सुपर फास्ट रिवीजन में करवा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। हाँ, ये टाइम उल्टा क्यों चलता है दोस्तों, समय उल्टा क्यों चल रहा है? समय उल्टा ना तो आपका चल रहा है ना हमारा चल रहा है, समय तो उल्टा ही है। हमारी हरकतें जो है दोस्तों वो उस समय को क्या कर देती है, उल्टा कर देती है। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों हमारे सामने कुछ शब्द आते हैं, जैसे कि एक शब्द हमारे पास में आता है बीसी, ठीक है। एक शब्द हमारे सामने आता है एडी, ठीक है। एक शब्द हमारे सामने आता है दोस्तों सीई, ठीक है। ये तीन शब्द जो है हमें अक्सर जो है परेशान करते हैं। चलिए तो देखिए दोस्तों बीसी जो है इसका मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व, ठीक है। एडी का मतलब क्या होता है दोस्तों, एडी का मतलब होता है एना डोमिन, एना डोमिनी। आजकल जो है दोस्तों ये सीई का प्रयोग ज्यादा होता है, कॉमन एरा, इसको हम बोलते हैं कॉमन एरा। क्या बोल देते हैं हम, कॉमन एरा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इनका मतलब यही होता है, और सी टेट के अंदर, सी टेट का जो पेपर था उसमें पूछा गया था एडी का मतलब क्या होता है, ठीक है। एडी का मतलब क्या होता है, एना डोमिनी, ये आपको पता होना चाहिए। भाई बीसी का तो बता दोगे है ना, तो बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है, ठीक है। हाँ, हम बात करें थे ये समय उल्टा क्यों चलता है। तो देखिए दोस्तों आप एक स्केल बनाइए इस प्रकार का, ठीक है। और यहां पर जो है दोस्तों ये ईसा मसीह का जो काल है इसको शून्य काल मान के चलिए। भाई कोई तो हम केंद्र बिंदु निर्धारित करेंगे ना जहां से हम समय की जो है गणना करें। तो ईसा मसीह का जो काल है, ईसा का जो काल है दोस्तों, ईसा का काल जो है साथियों आपको क्या करना है, ईसा के काल को आपको शून्य काल मानकर चलना है, ठीक है। उसके बाद में यहां से फॉर एग्जांपल मान लीजिए 4 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, फिर 0 है, उसके बाद में फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है और फिर 5 है। यानी कि हम ईसा पूर्व, इधर से इधर वाली सारी चीजें क्या हो गई, ईसा पूर्व हो गई, ईसा पूर्व। अब दोस्तों ईसा पूर्व से हमें ईस्वी में आना है, तो साथियों हमें यहां से ऐसे ही तो आएंगे, फिर 5 से 4 ही तो होगा, 4 से 3 ही तो होगा, 3 से 2 होगा, फिर 1, फिर 0, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5। यानी कि हमें उल्टा ही चलना पड़ेगा भाई, ईसा पूर्व से हमें ईस्वी में आना तो उल्टा ही चलना पड़ेगा ना, है ना। समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो प्रागैतिहासिक काल की हमने बात करी। अब प्रागैतिहासिक काल के पश्चात हम पढ़ते हैं साथियों, क्या प्रागैतिहासिक काल के पश्चात हम पढ़ते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, देखिए दोस्तों 1921 से पहले एक बहुत बड़ा वहम था कि भारत की कोई अपनी कोई सभ्यता ही नहीं है ना। लेकिन दोस्तों 1921 में जैसे ही दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा स्थल की खोज की पाकिस्तान में मोंटगोमरी के अंदर दोस्तों रावी नदी के तट पर, तो ये वहम भी दूर हो गया। फिर क्या लगा कि हाँ हिंदुस्तान की भी अपनी एक सभ्यता है। और उसके पश्चात जो है दोस्तों अलग अलग जगहों पर स्थल मिलने लगे, भारत में स्थल मिले, पाकिस्तान में स्थल मिले। अगले ही वर्ष 1921 के बाद 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो मिला। पाकिस्तान के बाद में दोस्तों अफगानिस्तान में स्थल मिले, शर्तगोई है, मुंडेकाक है, ये कुछ स्थल जो है अफगानिस्तान से मिले। यानी कि 3 अलग अलग देशों से, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहां से जो है दोस्तों हमें हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल के बाद में अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की जो टाइम पीरियड है दोस्तों, देखिए ये भी जो है अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अलग अलग बताया गया है। देखिए यहां पर अगर हम बात करें 3250 से 2750 ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड तो किसने बताया दोस्तों, जॉन मॉर्शल ने, जॉन मॉर्शल ने, ठीक है। ये टाइम पीरियड किसने बताया साथियों, जॉन मॉर्शल। कई बार पूछ लिया जाता है जॉन मॉर्शल। इसके अलावा एक व्हीलर महोदय है, एक व्हीलर महोदय क्या बताते हैं साथियों, व्हीलर महोदय, व्हीलर जो टाइम पीरियड बताते हैं, ये 2 टाइम पीरियड बताते हैं। पहले तो क्या बताते हैं, पहले तो क्या बता देते हैं, ये बता देते हैं साथियों 2500 से
1500 ईसा पूर्व। उसके बाद दूसरा क्या बताएंगे, ये 2500 से 1700 ईसा पूर्व। क्योंकि देखिए दोस्तों 1500 ईसा पूर्व में वैदिक काल की शुरुआत हो जाती है। 1500 ईसा पूर्व में वैदिक काल की शुरुआत हो जाती है साथियों। और ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ पर जो है हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई और अगले दिन ही वैदिक संस्कृति शुरू हो गई, ऐसा थोड़ी होता है। किसी एक सभ्यता को दोस्तों बनने में 100-200 साल लग जाते हैं, एक समय लगता है। तो इसलिए उन्होंने बाद में जो है 2500 से 1700 ईसा पूर्व माना, यानी कि 200 साल का गैप दे दिया। लेकिन अगर हम कार्बन डेटिंग पद्धति की बात करें, C14 कार्बन डेटिंग पद्धति की बात करें दोस्तों, जिसका आविष्कार जो है विलार्ड फ्रैंक लीवी ने किया था, ठीक है दोस्तों, रसायन विज्ञानी थे, उन्होंने C14 डेटिंग पद्धति है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 2350 से 1750 का जो टाइम है वह हड़प्पा सभ्यता का टाइम माना गया है। कहीं कहीं आपको 2300 भी मिल जाता है, 2350 ना मिले तो 2300 भी मिल जाता है, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये हड़प्पा सभ्यता है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल के बाद में साथियों हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं। ये नगरीय सभ्यता थी, है ना, हम इसको प्रथम नगरीकरण बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम इसको? प्रथम नगरीकरण, नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद में जो वैदिक संस्कृति थी ये ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है, ये ग्रामीण कल्चर था यहाँ का। यहाँ पर जो है दोस्तों पशुपालन कृषि ज्यादा होती थी, यहाँ पर भी कृषि होती थी, लेकिन व्यापार व्यवसाय भी होता था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार का व्यापार होता था। हड़प्पा के बाद में फिर आया क्या? वैदिक काल। क्या आया साथियों? वैदिक काल। अभी वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है ये कब से कब तक रहा? 1500 से लेकर दोस्तों 600 ईसा पूर्व। 1500 से 600 ईसा पूर्व किसका रहा? वैदिक काल का। अब इसमें भी अलग अलग भागों में हमने इसको विभाजित किया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक पीरियड एंड पोस्ट वैदिक पीरियड, ठीक है। तो इसमें अगर हम ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड देखें तो दोस्तों ये है हमारा 1500 ईसा पूर्व से कब तक? 1000 ईसा पूर्व तक। और दोस्तों उसके पश्चात अगर हम उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड देखें तो ये है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। ये उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड हुआ। उत्तर वैदिक काल जो है दोस्तों, यहां पर जो विशेष उपलब्धि क्या थी? वो थी लोहे की खोज। लोहे की खोज हो गई साथियों। और लोहे की खोज ने जो दोस्तों हम कह सकते हैं, देखिए दोस्तों स्थायी जीवन का विकास कैसे होता है? आपको पता है कि जो वैदिक जो लोग थे शुरुआत में, ऋग्वैदिक काल में हम कबीलाई व्यवस्था देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों धीरे धीरे ये कबीलाई व्यवस्था जो है एक स्थायी जीवन में कैसे परिवर्तित हुई? उसका जो महत्वपूर्ण कारण है वो कृषि था, यानी कि खेती होने लगी। अब लोग अपनी फसलों का ध्यान रखने के लिए उसके आसपास रहने लगे। अब आसपास रहेंगे तो खुद के शरीर को दूसरे बाहरी कोई जानवर वगैरह से बचाने या शरीर को ढकने के लिए कोई छोटा मोटा आवास भी बनाएंगे। और आवास बनाएंगे तो दोस्तों फिर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक स्थायी जीवन की शुरुआत हुई, ठीक है। ये लोहे की खोज से क्या हुआ? लोहे की खोज से दोस्तों हम देखते हैं कि लोहे की खोज से लोहे के जो है महत्वपूर्ण उपकरण औजार बनने लगे, जिससे जो कृषि कार्यों में बहुत ज्यादा क्या हुई? कृषि कार्यों में प्रगति देखने को मिली। जैसे लोहे के जो कृषि से संबंधित जो उपकरण है उनका उल्लेख हमें अमरकोश के अंदर भी मिलता है, जो कि अमर सिंह ने लिखी थी, जो कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय है विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में शामिल था, ठीक है, उसमें भी मिलता है। तो कहने का मतलब है लोहे की खोज एक प्रकार की क्रांति थी दोस्तों, जिसने जो है हम कह सकते हैं कि आगे चलकर कृषि कार्यों में बहुत ज्यादा इसमें क्या हुआ? तरह तरह के औजार बनने लगे, कृषि कार्यों के अंदर जो दोस्तों विकास होने लगा, लोगों का जो जीवन जो घुमक्कड़ जीवन था वह स्थायी जीवन में परिवर्तित होने लगा। तो हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता के बाद में क्या आया? वैदिक सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता नगरीय है, जबकि वैदिक सभ्यता क्या है? ये ग्रामीण सभ्यता थी दोस्तों, ठीक है, ये ग्रामीण सभ्यता थी। अभी हम बाद में जब इनको डिटेल से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से जान लेंगे, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके पश्चात फिर हम क्या देखेंगे आगे। जब दोस्तों उत्तर वैदिक काल आता, देखिए ऋग्वैदिक काल जो है हम इसे एक अच्छा काल मान सकते हैं। ऋग्वैदिक काल के अंदर जो परिस्थिति, समाज की स्थिति है, नारी की स्थिति है, वो अच्छी थी, ठीक है, शिक्षा का अधिकार वगैरह सब कुछ था, अच्छी स्थिति थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंदर आते आते हालांकि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई, लेकिन हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक रूप से उत्तर वैदिक काल में जो है समाज के अंदर महिलाओं की स्थिति हो चाहे उसमें गिरावट आती है, ठीक है। तुलनात्मक रूप से हम देखें तो ऋग्वैदिक काल थोड़ा अच्छा काल माना जाता है सामाजिक दृष्टिकोण से भी और अन्य दृष्टिकोणों से भी, ठीक है। उत्तर वैदिक काल जो है दोस्तों, इसमें तुलनात्मक रूप से हम समाज में महिलाओं की स्थिति में, शिक्षा के अंदर हम गिरावट देखते हैं। हालांकि होती है, शिक्षा भी होती है, सब होता है, लेकिन दोस्तों गिरावट देखने को मिलती है तुलनात्मक रूप से, मैं ये कह रहा हूं।
तो अगर दोनों में से अगर अच्छा काल मानेंगे तो ऋग्वेदिक काल को हम अच्छा काल मान सकते हैं, क्योंकि उत्तरवेदिक काल में फिर दोस्तों तरह तरह के यज्ञ होने लगे, यज्ञ जो बहुत ज्यादा खर्चीले होने लगे, जो राजा है वह धीरे धीरे अपनी शक्तियों को बढ़ाने लगा, बड़ी बड़ी उपाधियां लेने लगा। ठीक है, तो उत्तरवेदिक काल के अंदर हम कह सकते हैं कि समाज के अंदर बहुत ज्यादा बुराइयां व्याप्त होने लग गई, समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के आडंबर आ गए। दोस्तों आराम से सुनना, एकदम सरल भाषा में बोल रहा हूं दोस्तों, इतना प्यार से, इतना अच्छे से दोस्तों आपको कहीं समझ में नहीं आने वाला, और अगर यह भी समझ में नहीं आएगा दोस्तों फिर कभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए इत्मीनान से मस्तिष्क के पटल खोल के बैठना। ठीक है, चलिए, तो उत्तरवेदिक काल जो है इसके अंदर हम देखते हैं कि तरह तरह के समाज में बुराइयां व्याप्त हो जाती है। और दोस्तों आपने सुना ही होगा कि जब सृष्टि पे जब बुराई आती है तो कोई ना कोई हीरो तो एंट्री लेगा ही लेगा, है ना। तो इसी दौरान हम देखते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ही दोस्तों, इसी दौरान हम देखते हैं कि धार्मिक आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसके अंदर महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, जो समाज को अहिंसा के मार्ग पर ले जाते हैं। ठीक है, जो संदेश देते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। ठीक है, लोगों को अपने हितों के बारे में जागरूक करते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्तरवैदिक काल के अंदर जो कंडीशन थोड़ी विपरीत हो चुकी थी, जो समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयां व्याप्त हो चुकी थी, उन बुराइयों का अंत करने के लिए दोस्तों 2 हीरो की एंट्री, हालांकि और भी बहुत सारे धर्म थे, मुख्य रूप से हम देखते हैं दोस्तों जैन धर्म और बौद्ध धर्म, प्रमुख धार्मिक आंदोलन चले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। और दोस्तों उसके बाद में दोस्तों महाजनपद काल, महाजनपद काल हम पढ़ते हैं। महाजनपद काल भी कब का है दोस्तों, यहाँ पे लिखा ही हुआ है दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, 600 BC महाजनपद काल। आखिरकार इनका निर्माण कैसे हो, सोच के देखिए दोस्तों, आखिरकार कैसे ये छोटे छोटे नगर, कैसे ये छोटे छोटे नगर दोस्तों बड़े बड़े महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। ऐसा प्रश्न भी आता था नेट के अंदर, 2010 के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन, मैं लेकर भी आया हूं दोस्तों, सब कुछ है अपने पास, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ आपको यही मिलेगा। महाजनपद काल, देखिए दोस्तों ये प्रक्रिया, अब जो वैदिक आर्यों के जो जन है, आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, उसके बाद में ऐसा माना जाता है कि व्हीलर महोदय ने यह बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो बाहरी आक्रमण से हुआ था। हालांकि अलग अलग मत है, कैनेडी महोदय बताते हैं कि भाई मलेरिया फैल गया था, महामारी फैल गई थी, उस वजह से पतन हुआ। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन है, बाढ़ का आना, ये बहुत सारे कारण है हड़प्पा सभ्यता के पतन के। लेकिन व्हीलर महोदय मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है सभ्यता का, वह भारी आक्रमण से हुआ था, और यह भारी आक्रमण आर्यों ने किया था। आर्य जो है वह सेंट्रल एशिया से आए थे। ठीक है, जैसे कि मैक्स मुलर का मानना है, सबसे प्रमाणित मत भी माना जाता है कि आर्य सेंट्रल एशिया से आए थे, और सेंट्रल एशिया से आकर उन्होंने हिंदुस्तान में दोस्तों सप्त सिंधु प्रदेश में अपना निवास स्थान बनाया, सबसे पहले यहीं पर बसे। तो भारी आक्रमण का जो मत है वो माना जाता है किसका, वो माना जाता है दोस्तों व्हीलर महोदय का। तो व्हीलर महोदय बताते हैं कि भारी आक्रमण के दौरान ही जो है क्या हुआ, आर्य यहाँ पर बसे, हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ और वैदिक संस्कृति बसी। वैदिक संस्कृति को बसाने वाले कौन थे, आर्य थे। वैदिक संस्कृति को बसाने वाले आर्यंस थे। ठीक है दोस्तों, और आर्य कोई जाति नहीं है, एक भाषा सूचक शब्द है, ये भी याद रखना, एग्जाम में आ जाता है। कोई कास्ट नहीं, ये एक भाषा सूचक शब्द है। आर्य का मतलब होता है कुलीन या श्रेष्ठ। क्या मतलब होता है, कुलीन या श्रेष्ठ। चलिए, तो देखिए दोस्तों आर्यों के जन जो है, ये जन जो है किसमें परिवर्तन हो गए, जन और जन मिलकर, आर्यों के जो जन है, चलिए, तो देखिए दोस्तों आर्यों के जो जन है, ये जन और जन मिलकर क्या बनने लगे, जनपद बने। क्या बने, जनपद बने। उसके बाद में जनपदों का भी आकार बड़ा हुआ, जनपद प्लस जनपद मिलकर क्या बने दोस्तों, महाजनपद बने। और फिर महाजनपदों से, महाजनपद से निर्माण हुआ किसका, साम्राज्य का। जन यानी कि छोटे छोटे समूह, छोटे छोटे कबीले। ठीक है, उसके बाद में जन और जन आपस में थोड़ा एरिया बढ़ा, है ना, और जन और जन मिलकर क्या बन गए, जनपद। उसके बाद में दोस्तों जनपद और जनपद मिलकर आपस में एक विशाल एरिया बना, जिसको कहा गया महाजनपद, जो हम 16 महाजनपद पढ़ते हैं। उसके बाद में दोस्तों महाजनपदों में भी मगध महाजनपद ऐसा था जिसने अपने आसपास के जो महाजनपदों का क्या कर लिया, अपने अंदर विलय कर लिया, और विलय करके दोस्तों एक विशाल साम्राज्य खड़ा हो गया। ठीक है, और मगध जो है, इसी पर फिर हम आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना को देखते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों ये है महाजनपद काल, यानी कि जो अब क्या होने लगा दोस्तों, जन और जन मिलकर जनपद बने, जनपद और जनपद मिलकर महाजनपद मिले, और महाजनपद से जो है साम्राज्य का निर्माण हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, हम शुरुआत की थी 25 लाख साल पहले से, है ना, 25 लाख ईसा पूर्व से, और दोस्तों अभी हम आ चुके हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पर। हम आगे बढ़ रहे हैं क्रमिक, लास्ट में मैं रिवीजन भी करवा दूंगा पूरा का पूरा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए, तो यहां पर क्या हुआ दोस्तों, ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं, यहां पर जो मुख्य रूप से जो है लोहे के प्रयोग से दोस्तों, लोहे के प्रयोग से
प्रयोग से दोस्तों क्या हुआ, एक प्रकार से कृषि कार्यों और हम कह सकते हैं औद्योगिक विकास हुआ, में प्रगति हुई। ठीक है, इसमें प्रगति हुई तो दोस्तों फिर क्या हुआ, स्थायी जीवन का विकास हुआ, और स्थायी जीवन का विकास हुआ तो लोग एक जगह बसने लगे तो दोस्तों फिर धीरे धीरे एरिया बड़ा होता गया। फिर दोस्तों एक साम्राज्य जो है वो दूसरे साम्राज्य का, हम कह सकते हैं एक महाजनपद जो है वो दूसरे जनपद का जो है विलय करने लगा आपस में, और विलय के दौरान दोस्तों फिर विशाल साम्राज्य का निर्माण हुआ। जैसे कि महाजनपद हम देखते हैं दोस्तों, मगध के अंदर काशी है, इसका विलय हो गया था। उसके पश्चात जो दोस्तों हम देखते हैं कौशल का विलय हो गया था। ठीक है, बिंबिसार जो है वैवाहिक संबंध बनाता है, वैवाहिक संबंधों के माध्यम से जो है विलय करता है। अजातशत्रु दोस्तों कुछ हथियारों का यूज करता है। ठीक है, महाशिला, कंटक, रथ, मुसल जैसे हथियारों को यूज करके जो है अपने साम्राज्य को फैलाता है, बड़ा करता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही जो दोस्तों फिर मगध का उत्कर्ष हुआ और उसके बाद में साम्राज्यों का निर्माण हुआ। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ऐसे क्या बने, महाजनपदों का निर्माण होता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी आता है, मैं ऐसे ही नहीं कुछ लेकर आया हूं, यहाँ पर एक एक चीज जो है दोस्तों आपको समझा रहा हूं। देखिए, दिखाता हूं आपको इसका भी प्रूफ। देखिए ये क्या है, ये मेरी ही किताब है, उसी में से उठा के लाया हूं, है ना, किसी और की किताब में से नहीं है। तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित को क्रमानुसार लिखिए, निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जनपद है, यहाँ पर महाजनपद है, यहाँ पर जन है, और यहाँ पर क्या है, साम्राज्य है। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों जून 2010 के अंदर, नेट का एग्जाम है ये, और किसी का नहीं, बिकॉज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेट की। देखिए, एक सामान्य सा प्रश्न है, कुछ ज्यादा सोचने की बात नहीं। लेकिन दोस्तों हम क्या करते हैं, हमें तो बस रटने से मतलब है। क्यों समझें, किस लिए समझें, रटना है, रट के पढ़ना है, आगे हमारा जीवन तो निकल जाएगा, बाकी बच्चे जाने, उनका भविष्य जाने, हमें क्या मतलब। दोस्तों ऐसे स्वार्थी मत बनो यार, स्वार्थी मत बनो, क्योंकि भारत का भविष्य आप ही के ऊपर निर्भर है ना। चलिए, तो देखिए सामान्य सी बात है, जन, और जन के बाद में क्या बने दोस्तों, जनपद, जनपद के बाद में क्या बने, महाजनपद, और महाजनपद के बाद में क्या बने, साम्राज्य। तो ये प्रश्न कितना आसान है। देखिए नंबर 1 पर क्या आएगा, 4 आएगा, फिर नंबर 2 पर क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। 4 1 किस में है, 4 ये रहा, 1 ये रहा। ठीक है, उसके बाद में महाजनपद, साम्राज्य, यानी कि इसका आंसर होगा सी। ठीक है, ये प्रश्न दोस्तों, ये तो मैं सिर्फ 2010 का लेके आया हूं, इसके अलावा भी बहुत बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन, बहुत आसान सा प्रश्न है। तो मुझे लगता है कि अब आप इसमें जवाब देने लायक होंगे। महाजनपद, चलिए दोस्तों, महाजनपद की बात हुई, और उसके बाद में मगध का उत्कर्ष होता है। मगध पर दोस्तों आपको पता है अलग अलग समय में अलग अलग वंश के शासक जो है शासन करते हैं। जैसे कि मौर्य से पहले अगर हम बात करेंगे, मगध का उत्कर्ष होता है, क्या होता है, मगध का उत्कर्ष हुआ। मगध पर दोस्तों हर्यक वंश ने शासन किया। हर्यक वंश के बाद में दोस्तों शिशुनाग वंश ने शासन किया, और शिशुनाग वंश के बाद में दोस्तों कौन से वंश ने शासन किया, नंद वंश ने शासन किया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में नंद वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन था, धनानंद या घनानंद, और इसको जो है मारकर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करी, मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। इसको मारकर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। और दोस्तों इसी के दौरान हम कह सकते हैं कि विदेशी आक्रमण भी हुए। सिकंदर का आक्रमण हुआ 326 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो इसी समय विदेशियों के आक्रमण भी हो रहे थे। और दोस्तों यहाँ पर मगध की धरती पर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण भी हो रहा था, जिस साम्राज्य का नाम क्या था साथियों, जिस साम्राज्य का नाम था मौर्य साम्राज्य। ठीक है, 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व, कहीं कहीं आपको 185 ईसा पूर्व भी मिलता है दोस्तों। ठीक है, कहीं कहीं विशेष रूप से आप 184 ईसा पूर्व देख के चल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मौर्य साम्राज्य जो है इसकी नींव रखने वाला कौन था दोस्तों, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ये हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, घनानंद को कांत किया। क्योंकि देखिए दोस्तों आपको पता है कि जो कौटिल्य है, कौटिल्य जो है दोस्तों वह आचार्य हुआ करते थे तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर। और कौटिल्य जो है वह घनानंद के पास जाते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान पर जो है विदेशी आक्रमण हो रहा है, आप कुछ कीजिए। लेकिन जो घनानंद है वह क्या था, वह एक प्रकार से सन की किस्म का आदमी था। उसने सीधा सीधा कौटिल्य को कह दिया, कौटिल्य जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं, जिसको बचपन का नाम विष्णुगुप्त भी था। ठीक है, ये सारे नाम इन्हीं के हैं, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, जिसके अंदर राजनीति शास्त्र और लोक प्रशासन से संबंधित नियम है दोस्तों। ठीक है, तो जो कौटिल्य है वह तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर क्या थे, आचार्य थे। और कौटिल्य जो है वह जाते हैं घनानंद के दरबार
में वो कहते हैं कि भारत पर जो है विदेशी आक्रमण होने वाले हैं, कुछ कीजिए, तो घनानंद क्या बोलता है कि भाई साहब आप ब्राह्मण हो, ठीक है, आप ब्राह्मण हो दोस्तों, क्या कहा कौटिल्य को कि आप ब्राह्मण हो, आप अपनी चोटी का ध्यान रखिए, मैं हूँ राजा, मुझे पता है साम्राज्य की रक्षा कैसे करनी है। और इतना ही बात सुनते दोस्तों कौटिल्य जो है उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कौटिल्य को दोस्तों पुराणों के अंदर द्विजर्षभ कहा गया है, श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। उन्हें इतना गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि जब तक अब मैं तेरे साम्राज्य का नाश ना कर दूं तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा। और दोस्तों फाइनली होता क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण देते हैं, ठीक है, राजकिलम खेल खेलते हुए चंद्रगुप्त मौर्य को देख लेते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के मस्तिष्क पर भावी राजा के चिन्ह देख लेते हैं और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण देते हैं। और फाइनली जो है दोस्तों नंद वंश का अंत होता है और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी जाती है ना। ये सारी बात डिटेल से हम जानेंगे, डोंट वरी, जब हम पढ़ेंगे सब जानेंगे। अभी तो हम टाइमलाइन जानेंगे। मौर्य साम्राज्य आया और उसके बाद में मौर्य साम्राज्य के पश्चात दोस्तों हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य के अंदर एक विशाल महान शासक का नाम हम सुनते हैं जिसका नाम है अशोक, जिसने जो है बौद्ध धर्म को जो है दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे हम कह सकते हैं दूत मंडल भेजे, ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार पर बहुत ज्यादा जो है पैसा लगाया, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों मौर्य वंश के पश्चात जो काल आता है वो आता है कौन सा काल, मौर्योत्तर काल। मौर्य वंश के पश्चात मौर्योत्तर काल आएगा, ठीक है। मौर्योत्तर काल के अंदर हम मौर्योत्तर काल को अलग अलग भागों में बांट देते हैं, ठीक है। एक तो हम देखते हैं जिसमें कुछ देशी राजवंश और कुछ हम देखते हैं विदेशी राजवंश, विदेशी आक्रमण, ठीक है। यहां पर होता क्या है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन होता है, वृहदत्त। वृहदत्त जो होता है, ठीक है, वृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग जो होता है साथियों, पुष्यमित्र शुंग ये क्या कर देता है, वृहदत्त की हत्या कर देता है। 185-84 ईसा पूर्व के आसपास वृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग जो है वो क्या करता है, शुंग वंश की नींव रख देता है, ठीक है। तो मौर्योत्तर काल में हम कुछ विशेष वंशों को पढ़ते हैं। मौर्योत्तर काल विशेष रूप से 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक चलता है। अब हम ईस्वी में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहां पर जो है मौर्योत्तर काल की शुरुआत होती है। अभी हम देखते हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 184, यहाँ से 200, क्योंकि देखिए दोस्तों धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का क्या हो जाता है, पतन होना शुरू हो जाता है। मौर्य साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है और जो है मौर्योत्तर काल की धीरे धीरे शुरुआत होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं हम। मौर्योत्तर काल को हमने 2 भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया, ठीक है, 2 भागों में बांटा, जिसमें एक तो है देशी या स्थानीय वंश जैसे कि शुंग वंश, मैंने अभी आपको बताया पुष्यमित्र शुंग ने जो है वृहदत्त की हत्या करी और शुंग वंश की नींव रखी। और दूसरा है विदेशी आक्रमण या विदेशी वंश। मौर्य काल, मौर्योत्तर काल और मौर्योत्तर काल के बाद देखिए शुंग वंश, शुंग वंश के बाद में कण्व वंश और कण्व वंश के बाद में सातवाहन वंश। इन वंशों का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। शुंग वंश जो है दोस्तों 185-84 ईसा पूर्व, ठीक है, से लेके 75 ईसा पूर्व तक चलता है, ठीक है। उसके बाद में कण्व वंश आता है, वो 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक चलता है। और उसके बाद में सातवाहन वंश आता है, ठीक है, जिसे हम आगे प्रथम शताब्दी तक पढ़ते हैं, ठीक है। और इसी दौरान दोस्तों विदेशी आक्रमण भी होते हैं, जिसके अंदर हिंद, यवन, इंडो ग्रीक, इसके अलावा पर्थियन या पहलव, फिर शक और फिर कुषाण, ये कुछ विदेशी राजवंश भी यहाँ पर जो है दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर कुषाण बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें यहाँ पर सातवाहनों की, तो दोस्तों सातवाहनों में भी बहुत ज्यादा उपलब्धियां हमें देखने को मिलती है। सातवाहनों ने दोस्तों शीशे के सिक्के चलाए थे, याद रखना, शीशे के सिक्के किसने चलाए थे, सातवाहनों ने चलाए थे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर इंडो ग्रीक शासकों की, हिंद यवन शासकों की, तो दोस्तों सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए हिंदुस्तान में, सोने के सिक्के चलाए, शुरुआत करी, ठीक है, सोने के सिक्के चलाए, लेख युक्त सिक्के चलाए, ठीक है, जिन पर लेखों की जो है लेख उत्कीर्ण होते थे, किन्होंने चलाई ये यवन शासकों ने, हिंद यवन शासकों ने चलाए, ठीक है। उसके बाद में पर्थियन, पहलव आए, शक आए, कुषाण आए। कुषाणों के अंदर भी दोस्तों महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, कुषाणों ने भी शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, ठीक है। और कुषाणों में भी दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कुजुल कदफिसिस, कुजुल कदफिसिस। उसके बाद में गद्दी पर बैठेगा विम कदफिसिस, विम कदफिसिस, ठीक है। उसके बाद में हम कनिष्क देखते हैं, महत्वपूर्ण शासक। तो विम कदफिसिस जो है इसने सोने का सिक्का चलाया था। कुषाणों में भी दोस्तों स्वर्ण सिक्के की शुरुआत जो है विम कदफिसिस से हुई थी, ना कि कुजुल कदफिसिस से। अभी राजस्थान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था, ठीक है, राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था, उसके अंदर कथन पहचाना था, कौन सा कथन तो जो है वो असत्य है। तो उसमें कहा गया था भाई कुजुल कदफिसिस ने जो है क्या चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए थे। नहीं दोस्तों, कुजुल कदफिसिस ने सोने के सिक्के नहीं चलाए। सोने के सिक्के कुषाण शासकों के अंदर सबसे पहले, कुषाण शासकों में सबसे पहले विम कदफिसिस चलाता है, ठीक है। और उसके बाद में महान शासक जो है वो कौन होता है, कनिष्क होता है, जो कि 78 ईस्वी के अंदर बैठता है। 78 ईस्वी में दोस्तों कौन गद्दी पर बैठेगा, कनिष्क, और क्या चलाएगा, शक संवत चलाएगा,
शख्स संवत चलाता है, 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो उसके पश्चात हम ये इन राजवंशों को देखते हैं। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, आ जाइए चलते हैं। उसके बाद में दोस्तों गुप्त राजवंश। ठीक है, गुप्त राजवंश लगभग 319 से 550 ईसा पूर्व। ठीक है, हालांकि इनके बीच में हम देखिए दोस्तों और भी, जैसे कि हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत के अंदर अलग राजवंशों का निर्माण हो रहा था। ठीक है, संगम काल है। ठीक है, लेकिन हम विशेष रूप से मोटा मोटा जो हम कालक्रम में देख सकते हैं, जो मोटे मोटे जिन्होंने भारतीय इतिहास को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है, हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, वो भी जब हम पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे। अभी मोटा मोटा जो विभाजन है, जो टाइम पीरियड है, वो हम देख रहे हैं। तो गुप्तों की बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहली बात तो जो गुप्त काल था वो भारतीय गुप्त काल जो है वह है भारतीय इतिहास का, क्या कहते हैं इसको, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। स्वर्ण काल था। ठीक है, किसने कहा, तो के.एम. मुंशी ने कहा। के.एम. मुंशी ने जो है इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा। गुप्त राजवंश में देखिए दोस्तों 319 ईस्वी, यानी कि देखिए दोस्तों 319 में दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो 319 ईस्वी में दोस्तों क्या चलाता है, 319 ईस्वी में क्या चलाएगा, वो गुप्त संवत चलाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों गुप्त वंश की क्या स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। देखिए गुप्त वंश का जो पहला शासक का नाम आता है वो आता है श्रीगुप्त आता है। ठीक है, और श्रीगुप्त के पश्चात कौन आएगा, घटोत्कच गुप्त। ठीक है, और उसके पश्चात कौन आएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त। लेकिन श्रीगुप्त और घटोत्कच ये दोनों जो है महाराज की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, ये किसकी उपाधि धारण करते थे, महाराज की उपाधि धारण करते थे। और महाराज की उपाधि धारण करने का मतलब है दोस्तों ये कहीं ना कहीं स्वतंत्र स्थिति में नहीं थे, ये सामंत की स्थिति में थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठता है, महाराजाधिराज बनता है दोस्तों, तो इस वजह से हम कह सकते हैं प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था। हालांकि शुरुआत तो श्रीगुप्त से होती है, लेकिन प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, गुप्त राजवंश की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, और फाइनली जो है गुप्त वंश चलता है। और उसके बाद में दोस्तों गुप्त वंश के पश्चात हम महत्वपूर्ण रूप से जो है अलग अलग राजवंशों को देखते हैं। ठीक है, जिसको हम गुप्तोत्तर काल के नाम से जानते हैं। गुप्त वंश के पश्चात जो हम काल देखते हैं वो कहलाता है पोस्ट गुप्ता पीरियड। इसके अंदर मालवा का यशोवर्धन वंश है, वल्लभी का मैत्रक वंश है, हूण है, उत्तरकालीन गुप्त है, कन्नौज का मोखरी वंश है, थानेश्वर का वर्धन वंश है। ठीक है, जिसमें देखिए दोस्तों हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, थानेश्वर का वर्धन वंश। इसमें दोस्तों आपको पता है 606 ईस्वी के अंदर जो है दोस्तों हर्षवर्धन जो है संवत चलाता है, हर्ष संवत। कौन सा संवत चलाएगा, हर्ष संवत। और दोस्तों ये आपके सामने जो मूंछों पे ताव दिए हुए फोटो है, ये कौन है, ये हर्षवर्धन ही है। ठीक है ना, जो कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा को भी बहुत ज्यादा क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो थानेश्वर का वर्धन वंश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थानेश्वर के वर्धन वंश में हमने देखा 606 ईस्वी के अंदर जो है हर्ष संवत चलता है, और हर्ष जो है उसकी जो मृत्यु होती है लगभग 647 ईस्वी के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों उसके बाद जो है एक विकेंद्रीकरण का दौर शुरू हो जाता है। ठीक है, कन्नौज की भूमि के लिए दोस्तों युद्ध होता है, त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि गुप्तों तक जो है कंडीशन बहुत अच्छी थी। गुप्तोत्तर काल के अंदर एक विकेंद्रीकरण का दौर की शुरुआत होती है, और उसके बाद में दोस्तों जैसे ही हर्ष गद्दी पर बैठता है, वर्धन वंश की शुरुआत होती है, तब थोड़ी बहुत जो है स्थिति सुधरती है। और हर्ष क्योंकि निसंतान था, हर्ष की मृत्यु के पश्चात जो है वापस से जो है स्थिति थोड़ी बिगड़ जाती है। ठीक है, हर्ष की मृत्यु के पश्चात आगे देखें, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। हर्ष की मृत्यु के पश्चात दोस्तों आपको पता है एक त्रिपक्षीय संघर्ष भी होता है, त्रिकोणात्मक संघर्ष, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, जो कि किसके लिए होता है, जो कि कन्नौज के लिए होता है, जिसके अंदर दोस्तों उत्तर से कौन है, गुर्जर प्रतिहार। दक्षिण में देखें तो हम दोस्तों दक्षिण में देखेंगे तो राष्ट्रकूट, और पूर्व में दोस्तों बंगाल के पाल। यानी कि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, इन तीनों के मध्य कन्नौज जो कि महत्वपूर्ण भूमि थी, उपजाऊ भूमि थी, कन्नौज के लिए संघर्ष होता है। और कन्नौज में एक निर्बल आयुध वंश के शासक होते हैं, इंद्रायुध और चक्रायुध।
ये यहाँ पर शासन कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि ये कौन सा संघर्ष है? त्रिकोणात्मक संघर्ष है, त्रिकोणात्मक संघर्ष, जिसको हम त्रिराज्यीय संघर्ष भी कह देते हैं, है ना। यानी कि हर्ष की मृत्यु के पश्चात जो एक विकेंद्रीकरण का दौर शुरू होता है। कन्नौज की भूमि के लिए दोस्तों उत्तर के अंदर गुर्जर प्रत्याहार है, दक्षिण के अंदर राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट ऐसी शक्ति थी दोस्तों दक्षिण से जो है उत्तर की राजनीति में जो है हस्तक्षेप करती है, राष्ट्रकूट है। और दोस्तों पूर्व के अंदर बंगाल के पाल है, ये तीनों ही जो है कन्नौज की भूमि के लिए लड़ते हैं। और दोस्तों कन्नौज जो है यहाँ पर आयुध वंश का शासन था, जहां पर निर्बल शासक इंद्रायुध और चक्रयुध जो है क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे, ठीक है। और इसके पश्चात क्या होता है दोस्तों? इसके पश्चात अगर हम देखें, लगभग ये जो युद्ध है लगभग 150-200 सालों तक चलता है, लंबे समय तक ये संघर्ष चलता है। फाइनली इस युद्ध के अंदर जो विजयी होते हैं वो गुर्जर प्रतिहार होते हैं। डिटेल से हम पढ़ेंगे जब हम जानेंगे इनके बारे में, अभी मोटा मोटा आउटलाइन जानेंगे। फाइनली जो है दोस्तों क्या होता है? गुर्जर प्रतिहार इसके अंदर विजयी होते हैं। और उसके पश्चात दोस्तों अगर हम बात करें 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का जो काल है, ये राजपूत काल कहलाता है, राजपूत काल कहलाता है, ठीक है। और दोस्तों हम मध्यकाल शुरू होने से पहले पहले पूर्व मध्यकाल की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। कहीं कहीं आपको जो इसका टाइम पीरियड 650 से 1200 ईस्वी मिलता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भाई साहब हर्ष की मृत्यु होने के पश्चात से ही जो है दोस्तों पूर्व मध्यकाल की शुरुआत हो जाती है ना, इसलिए 650 से लेकर 1200 माना। लेकिन इसका जो महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो देखिए दोस्तों 750 से लेकर लगभग 1206 या फिर 1200 तक मान लो, 1206 के अंदर गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है, मध्यकाल की शुरुआत हो जाती है। 1200 ईस्वी ये जो काल है दोस्तों, ये पूर्व मध्य काल है, पूर्व मध्य काल, ठीक है। क्योंकि आपको पता है लगभग 712 ईस्वी के अंदर जो है दोस्तों 712 ईस्वी के अंदर दोस्तों अरबों द्वारा क्या कर ली जाती है? अरबों द्वारा सिंध विजय की जाती है, सिंध विजय। मोहम्मद बिन कासिम जो है, कासिम दोस्तों क्या कर लेता है? सिंध विजय कर लेता है। और उसके पश्चात जो है 712 ईस्वी के पश्चात से दोस्तों जो है व्यापारियों के माध्यम से हिंदुस्तान में जो है मुस्लिम धर्म का क्या होता है? इस्लाम का क्या होता है? प्रवेश होता है ना। व्यापारिक गतिविधियां चलती रहती थी और व्यापारियों के माध्यम से धीरे धीरे हिंदुस्तान में इस्लाम का प्रवेश होता है, ठीक है। और दोस्तों ऐसा माना जाता है पूर्व मध्यकाल यानी कि मध्यकाल से पहले, पूर्व मध्यकाल यानी कि इस काल के अंदर मध्यकाल की जो है मध्यकाल के जो गुण है वो विद्यमान थे, यानी शुरुआत हो चुकी थी। यानी मध्यकाल आने से पहले पहले ऐसा काल जहां पर मध्यकाल की शुरुआत हो चुकी होती है, ठीक है, ये पूर्व मध्यकाल कहलाया। और उसके बाद में फाइनली आपको पता है इसी दौरान हम देखते हैं दोस्तों तुर्क आक्रमण होने शुरू होते हैं। और तुर्क आक्रमणों के दौरान महमूद गजनवी जिसने हिंदुस्तान पर लगभग 17 बार आक्रमण किया, और मोहम्मद गोरी जिसने तराइन के 2 युद्ध किए थे, तराइन के पहले और तराइन के दूसरे युद्ध के पश्चात जो है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को जो है उसमें पराजय मिलती है, हार होती है। उसके बाद से ही जो है दोस्तों 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद में मोहम्मद गोरी का ही गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कर लेता है? गुलाम वंश की नींव रखता है। और यहीं से जो है हमारा मध्यकालीन भारत जो है मध्यकालीन भारत शुरू हो जाता है, जिसमें सल्तनत काल और मुगल काल हम अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले तक का पूरा सल्तनत काल पढ़ लेते हैं, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद आगे फिर हम मुगल काल पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये था प्राचीन भारत का टाइमलाइन मोटा मोटा। एक बार सुपरफास्ट रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे। चलिए तो एक बार देख लेते हैं हम सारी चीजें। एक बार रुकिए, इसको जो है फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक हम देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है समझ में आ ही गया होगा। रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए दोस्तों हम 25 लाख साल पहले गए थे, तो थोड़ा टाइम तो देखो लगेगा ही। चलिए तो ये पहला था हमारा टाइमलाइन हमें पढ़ना था। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, हमने कहा कि हम जानेंगे कैसे कैसे हम जो हमारा जो मानव है वह सभ्य हुआ और कैसे कैसे सभ्यता की तरफ बढ़ा। प्राचीन भारत को हमने 3 भागों में बांटा, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, उसके बाद में प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, उसके बाद में हिस्टोरिकल पीरियड। यह वह काल है जिसके अंदर हमें किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। देखिए दोस्तों स्पीड से चल रहा हूँ बिकॉज रिवीजन है। वो काल है जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, वो काल है जिसमें लिखित साक्ष्य मिलता है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, ये वो काल है जिसके अंदर लिखित साक्ष्य भी हैं, पढ़ भी लिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखित साक्ष्य के साथ साथ हमें जो है दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद जेम्स मिल ने जो विभाजन किया था हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल में किया था, उनकी पुस्तक थी जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया।
उसके बाद में दोस्तों प्रागैतिहासिक काल को हमने देखा। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा, निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। उसके बाद में दोस्तों हमने देखा कि तरह तरह के पत्थर के जो औजार थे, इन औजारों में परिवर्तन आता गया। उसी प्रकार से जो है अलग अलग भागों में हमने जो है इन कालों को भी बांटा है, ठीक है, जिसके अंदर मध्य पाषाण काल के अंदर छोटे छोटे माइक्रोलिथ्स बनने लगे। नव पाषाण काल के अंदर दोस्तों पॉलिशदार बढ़िया धारदार हथियार बनने लगे, कृषि का बहुत ज्यादा विकास होने लगा, ठीक है ना। चलिए, और जो है निम्न पूरा पाषाण के अंदर थोड़े बेढंगे जो है पत्थर के औजार बनते थे। आगे हमने जाना कि ये बीसी, एडी और ईसी का मतलब क्या था। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, एडी यानी एना डोमिनी और ईसी यानी कि कॉमन एरा, ठीक है ना। चलिए, और जो टाइम उल्टा क्यों चलता है मैंने आपको बताया। शून्य काल, ईसा के काल को शून्य काल माने, इससे पहले का सारा काम क्या है, ईसा पूर्व है, इससे आगे का सारा क्या है, ईस्वी में। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद में प्रागैतिहासिक काल के बाद में हड़प्पा सभ्यता। ये हड़प्पा सभ्यता जो है दोस्तों ये प्रथम नगरीकरण था, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है ये अलग अलग माना गया है। ये स्टार, ये बुलेट पॉइंट बनाया मैंने, आपको कहीं लगेगी जीरो लिख रखा है ना, ये वैसे ही मैंने बुलेट बनाया। चलिए इनको मिटा भी देता हूँ, रुको एक बार रुको, ये कंफ्यूज हो जाओगे आप नहीं तो पीडीएफ के अंदर। चलिए इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। चलिए तो देखिए दोस्तों, इसका जो जॉन मॉर्शल ने जो टाइम पीरियड बताया वो 3200 से 3250 से 2750। व्हीलर ने 2 अलग अलग टाइम पीरियड दिए हैं। उसके बाद में दोस्तों कार्बन डेटिंग पत्ती से देखें तो लगभग 2350 से 1750 ईसा पूर्व का काल माना जाता है। वैदिक काल जो है ग्रामीण सभ्यता थी दोस्तों। वैदिक काल को भी 2 अलग अलग भागों में बांटा। उत्तर वैदिक काल, एक ऋग वैदिक काल था, दूसरा था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के अंदर लोहे की खोज हो जाती है दोस्तों, जिसके अंदर कृषि कार्यों के अंदर बहुत ज्यादा प्रगति देखने को मिलती है, औद्योगिक विकास होता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि लोहा जो है वो अपने आप में लोहे की खोज होना अपने आप में एक अलग क्रांति थी, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो है कांस्य की खोज हो जाती है, यहाँ पर जो है कांस्य मिल जाता है, कांस्य, ये कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा कांसा नहीं मिलता, याद रखना। कहीं आप सोचो कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता नहीं कि बहुत ज्यादा कांसा मिला, नहीं दोस्तों, कांसा बहुत ज्यादा नहीं मिला, लेकिन कांसा मिला है थोड़ा बहुत। एक नई धातु, एक मिश्र धातु में मिली है जो कि तांबे और टिन के मिश्रण से बनती है। कांसा कैसे बनता है, कांसा बनता है भाई, किसी ने बीएड का एग्जाम दिया हो पिछले साल तो उसमें भी क्वेश्चन आया था, तांबा प्लस और टिन, तांबा प्लस टिन के मिश्रण से दोस्तों क्या बन जाता है, कांसा बन जाता है, ठीक है। दिख गया होगा, नहीं तो सुन गया होगा, कांस्य युगीन सभ्यता है। उसके बाद में फिर हम आगे चलते हैं दोस्तों। तो प्रमुख धार्मिक आंदोलन है, मैंने आपको बताया कि उत्तर वैदिक काल के अंदर आते आते स्थितियां, समाज की स्थिति, समाज में बहुत ज्यादा बुराई व्याप्त हो गई थी। उन बुराइयों का अंत करने के लिए दोस्तों हीरोज की एंट्री हुई। यहाँ पर महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध को हम देखते हैं। उसके बाद में दोस्तों लोहे के विकास से जो है द्वितीय नगरीकरण का दौर शुरू हुआ। ये कौन सा काल है, ये द्वितीय नगरीकरण है, ठीक है, द्वितीय नगरीकरण, ठीक है दोस्तों। जन जो है वो है आर्यों के जो जन है, आपको पता है आर्यों के पंचजन, आर्यों के प्रमुख जो जन थे 5 जन थे जिनको पंचजन कहते हैं संयुक्त रूप से। अनुद्रुहु यदु पुरु तुर्वस, अनुद्रुहु यदु पुरु तुर्वस, अनुद्रुहु यदु पुरु तुर्वस, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, पंचजन कहलाते हैं, ठीक है। चलिए तो जन जो है जन मिलकर क्या बने दोस्तों, जनपद बने, जनपद मिलकर क्या बने दोस्तों, महाजनपद बने, और महाजनपद मिलकर क्या बना दोस्तों, साम्राज्य बना। क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है, जून 2010 में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, हम कर देंगे अगर आएगा तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में दोस्तों मगध का उत्कर्ष हुआ। मगध जो कि महाजनपद था, बिहार के अंदर साथियों, आप सभी को पता है। और यहाँ पर दोस्तों हर्यक वंश के बाद में दोस्तों शिशुनाग वंश के बाद दोस्तों नंद वंश, और नंद वंश का अंतिम धनानंद को मार के चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य की नींव रखता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, मजा आ रहा है। मौर्य साम्राज्य 322 या फिर 323 भी मिलता है, कहीं 322 से 184 ईसा पूर्व के आसपास दोस्तों। यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों नींव रखता है। उसके बाद में वृहदत्त जो है अंतिम शासक होता है। पुष्यमित्र शुंग जो है दोस्तों वो क्या करता है, इसकी हत्या करके जो है शुंग वंश की स्थापना करता है। मौर्योत्तर काल की शुरुआत हो जाती है। मौर्योत्तर काल के अंदर विशेष रूप से देखते हैं दोस्तों देसी या स्थानीय वंश, जिसके अंदर शुंग वंश है, जिसके अंदर कर्ण वंश है, जिसके अंदर सातवाहन वंश है, और दोस्तों विदेशी के अंदर हिंद यवन शासक। हिंद यवनों के अंदर इन्होंने सोने के सिक्के सबसे पहले चलाए थे। मिनांडर नाम का शासक आता है जिसने सोने के सिक्के जारी किए थे। पर्थियन है, पहलव है, शक है, कुषाण है। कुषाणों ने भी दोस्तों शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। और कुषाणों के अंदर भी पहला शासक जिसने सोने के सिक्के जारी किए वो था विम कदफिसिस, याद रखना, ठीक है ना। कुजुल कदफिसिस ने दोस्तों तांबे के सिक्के चलाए थे। इसके अलावा सातवाहनों ने शीशे के और प्रोटीन के सिक्के चलाए थे, ठीक है, याद रखना। आगे देखेंगे। उसके बाद में दोस्तों गुप्त राजवंश आता है। गुप्त राजवंश की स्थापना श्रीगुप्त करते हैं। उसके बाद में घटोत्कच गुप्त, उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम। श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त दोनों जो है महाराज की उपाधि धारण करते हैं। इसका मतलब दोनों जो है स्वतंत्र स्थिति में नहीं थे, दोनों सामंत स्थिति में थे। उसके पश्चात चंद्रगुप्त प्रथम आता है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। और फाइनली दोस्तों 319 के अंदर जो है गुप्त संवत की स्थापना कर देता है, ठीक है। और फाइनली गुप्त संवत चलता है। और ये गुप्त काल जो है ये भारतीय इतिहास का क्या है, स्वर्ण काल है। गुप्त काल के बाद में हम देखते हैं दोस्तों गुप्तोत्तर काल, और गुप्तोत्तर काल के बाद में हम ये इतने सारे वंश देखते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हम थानेश्वर वंश पढ़ते हैं। थानेश्वर का वर्धन वंश। वर्धन वंश में महत्वपूर्ण शासक कौन है दोस्तों, हर्षवर्धन है, जो कि 606 ईस्वी के अंदर हर्ष संवत चलाता है, जिसकी मृत्यु दोस्तों 647 ईस्वी में हो जाती है, जो कि निसंतान था। उसकी मृत्यु के पश्चात में दोस्तों एक कन्नौज की भूमि के लिए तरह तरह की लड़ाइयां होती है, जिसको हम बोल देते हैं क्या, त्रिपक्षीय संघर्ष। हालांकि बीच में और भी बहुत से परिवर्तन आते हैं, लेकिन हम मोटे चीजों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो कन्नौज पर आयुध वंश का शासक होता है। उत्तर भारत के अंदर गुर्जर प्रतिहार, दक्षिण के अंदर राष्ट्रकूट दक्षिण से उठ के दोस्तों उत्तर भारत की राजनीति में क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। उसके बाद में दोस्तों पूर्वी बंगाल
पूर्वी तरफ से जो बंगाल के पाल जो है वो क्या करते हैं, कन्नौज के लिए युद्ध करते हैं। इसको कहते हैं त्रिकोणात्मक संघर्ष, जो कि 150-200 सालों तक चलता है। और उसके पश्चात साथियों फिर क्या होता है, उसके बाद में 7वीं से 12वीं शताब्दी काल क्या कहलाता है, राजपूत काल कहलाता है। कहीं कहीं दोस्तों 650 से लेकर 1200 ईसा पूर्व को पूर्व मध्य काल कह देते हैं, लेकिन विशेष रूप से देखें तो 750 से लेकर 1200 ईसा पूर्व का जो काल है, सॉरी 1200 ईस्वी का जो काल है, 750 से लेकर 1200 ईस्वी का जो काल है वो क्या कहलाता है, पूर्व मध्य काल कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर जो 712 के अंदर सिंध विजय कर ली गई थी अरबों के द्वारा, और फाइनली जो दोस्तों व्यापार के माध्यम से इस्लाम हिंदुस्तान में एंट्री करना शुरू हो चुका था। और दोस्तों उसके बाद में 1206 के अंदर जो है मोहम्मद गोरी का जो है गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश की नींव रख देता है। उसके बाद में क्या हो जाता है, मध्यकाल की शुरुआत हो जाती है। अब मध्यकाल की जो पूरी टाइमलाइन है वो हम कब जानेंगे, जब हम मध्यकाल को पढ़ेंगे। अभी तो हम प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो ये थोड़ा सुपर फास्ट था बिकॉज रिवीजन था, इससे पहले बड़े प्यार से आपको समझा दिया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो टाइमलाइन है, हमारे ही किसी विद्यार्थी ने कहा था सर पहले थोड़ा टाइमलाइन बताओ मोटा मोटा। तो दोस्तों मोटा मोटा टाइमलाइन, हालांकि बीच में देखिए कुछ चीजें छूट गई है, दक्षिण भारत के कुछ राजवंश छूट गए हैं, है ना, इसके अलावा संगम काल की अगर बात करें वो छूट गए हैं, लेकिन दोस्तों मोटा मोटा जो मैंने आपको बताया जिन्होंने भारतीय इतिहास को, प्राचीन भारतीय इतिहास को प्रभावित किया, उन राजवंशों की हमने बात की है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये जो लेक्चर है ये तो पूरा होता है। तो बताना कमेंट में कैसा लगा आपको ये लेक्चर। और दोस्तों अगर आपकी कोई और, अगर आपके दिमाग में कुछ हो या फिर कोई समस्या हो किसी प्रकार की, तो वीडियो देख लेना, पीछे मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं। इसके अलावा भी कोई आपकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई होगी तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, सबके कमेंट पढ़ता हूँ। और अभी 2-3 दिन में मैं एक वीडियो भी लेके आने वाला हूँ जिसके अंदर जो आपके सवाल हैं और मैं उनका जवाब देने वाला हूँ। तो अगर आपकी भी कोई जिज्ञासा है साथियों तो कमेंट कर देना, उनको भी मैं ले लूंगा। अदरवाइज फिर बाद में नेक्स्ट कभी वीडियो बनाएंगे तब ले लेंगे, छोड़ेंगे किसी को भी नहीं, सबकी जिज्ञासाएं शांत होंगी। तो दोस्तों लास्ट में ये नारा देना मत भूलना कि भाई साहब पढ़ेंगे इतिहास, रचेंगे इतिहास। रचना तो है ही हमें अपने पूरे करने हैं सपने, हमें अपनी जीत को बनाना है ऐतिहासिक। और विजय के पश्चात जो दोस्तों जो जीत होगी हमारी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी ऐतिहासिक जीत। और दोस्तों इतिहास अकेडमी है तो जीत तो फिर ऐतिहासिक होगी। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Please like and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss new video updates.